CPS1 करके एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर हमने पढ़ा था। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? कौन सी टेक्नोलॉजी थी? ऊपर लिखी है। यस, क्रिस्पर कैस9। कैस9। क्रिस्पर कैस9। मैं ठीक हूँ सनी, थैंक यू। क्रिस्पर कैस9 ठीक है। इसमें आपने एक टूल पढ़ी थी, टूल का नाम बताओ जल्दी से। 3 चीजें क्या क्या थी उसमें? ठीक है, और फर्स्ट क्या था? फर्स्ट जो लोकेट करेगा कि फॉल्टी जीन प्रेजेंट है। ठीक है, गाइड आरएनए था। ठीक है, गुड। दूसरे पे आएगी कैस9, जो कि एक कैंची लगाई थी आपने ये वाली क्लास। ठीक है, मेरा एक क्लास का रूल है, जैसे पिछले दिन जो पढ़ा होता है अगले दिन मैं पूछती हूँ वो, कि मुझे पता चल जाए कि रिवाइज किया है। जैसे अभी मुस्कान ने नहीं किया आज रिवाइज, पता चल रहा है पूरा को पूरा। शरणवीर की फर्स्ट है, आपकी भी फर्स्ट है, सचिन ने लगाई थी, नितिन ने भी लगाई थी, पर ये रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, और रिवाइज करना है साथ के साथ, क्योंकि 365 दिन का करंट अफेयर रहेगा और फिर लास्ट तक भूल जाओगे, तो साथ के साथ ही रिवाइज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लोकेशन लिख रही हूँ, मुझे इसकी कंट्री बताओ कहाँ पे है ये। प्यूमलैंगा। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, यस, ग्लू भी था लाइगेस चिपकाने के लिए। ये कहाँ पे है? लाइगेस हो गया, अब इसको बताओ। प्यूमलैंगा। छिपकली मिली थी यहाँ पे। साउथ अफ्रीका। तो कंट्री के नाम से तो नहीं आएगा, वो कर ही लोगे आप जैसे तैसे। एक्चुअल में साउथ अफ्रीका के कौन से पार्ट पे थी प्यूमलैंगा? ठीक है, 34 साल के बाद जैको नाम की। ठीक है जी। 2 पोर्ट्स पढ़े थे आपने यमन में। पहले तो यमन की कैपिटल सना। ठीक है, रिबेलियन ग्रुप कौन सा होता है वहां पे, बताया था मैंने? हाउदी। हाउदी याद रखना, ये आपके हिमाचल के लास्ट ईयर के HPAS के एग्जाम में पूछा गया था कि हाउदी रिबेलियन ग्रुप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये लड़ाइयां करते हैं, बस इतना याद रखना। समंदर में जो शिप्स जा रही होती है उनको लूट लेते हैं, तो हाउदी है इनका नाम, हाउदी। ओके, 2 पोर्ट्स कौन कौन से थे? होदीदा। ठीक है, मुझे ये बता दो, सलीफ ऊपर था या नीचे था? सलीफ ऊपर था और होदिद नीचे था। ठीक है, ये नॉर्थ में आएगा, ये साउथ में। ठीक है, ऑनलाइन, यस। ठीक है, गुड। ओके, फिर आपने एक ग्लोबल आउटलुक इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2025 की रिपोर्ट पढ़ी थी, किसने इसको पब्लिश किया था? हाँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। पेरिस बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना। पेरिस बेस्ड मतलब कंट्री कौन सी आ गई? पेरिस कौन सी कंट्री है? तो कैपिटल है ना, फ्रांस। तो कंट्री आ जाए तो फ्रांस। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। आज ऑनलाइन अब फटाफट से अपने नोट्स बनाओ जहां पे भी बना रहे हो, एंड बिल्कुल शॉर्ट बनाने हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी। फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा रह गया था लास्ट टाइम, वो था सिक्किम को लेके। अब जो सिक्किम था ये इंडिया का बना था 22nd स्टेट। ये पहले से नहीं था, जब हम 1947 में आजाद हुए थे, फ्री हुए थे एक्चुअल में, तो उस टाइम पे सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, ये बाद में जाके ऐड हुआ था। तो इसके बारे में हम डिटेलिंग में देखेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट आपके GS पेपर नंबर 1, जिसमें हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है, ज्योग्राफी आएगी, सोसाइटी आएगी, एजुकेशन आएगा, और इन सब चीजों से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। वहां पे एक टॉपिक आता है पपेट्स को लेके। कठपुतली डांस देखा है? जैसे हिमाचल में राजस्थान के लोग आते थे, वो आपको कठपुतली डांस दिखाया करते थे। तो कठपुतली तो सभी को याद रहता है कि राजस्थान की एक पपेट शो होती है। पर वहीं पे मैं अगर बोलूं कुंदेही, कुंदेही आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि हम तो बचपन से ही कठपुतली सुनते आए हैं। तो कुंदेही आपकी ओडिशा वाले एरिया की है। एक और नाम लेती हूँ, थोलू बोमलट्टम। इतना तो पता लग रहा है कि ये साउथ वाले पार्ट में होगी, नॉर्थ की तो नहीं आएगी। तो ये आपके आंध्र प्रदेश वाले एरिया की है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है? मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट। 3-4 टाइप की पपेट्स आपको साइड में दे देगा और उनकी लोकेशन दे देगा, या फिर ऊपर क्वेश्चन में ही लिख देगा कि इस पपेट की बात हो रही है। आपने बताना है ये जो नीचे फीचर्स हैं क्या इसको वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक पपेट के अलग अलग फीचर्स होते हैं। पूरा डिटेल में देखेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एक और आती है गोमियट्टा, ये भी पपेट ही होती है एक तरह की, कर्नाटका में होती है। तो
एक लेडी थी, नाम बहुत लंबा है तो मुझे याद नहीं है, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो पपेट अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है। और इसके साथ साथ ही कठपुतली को लेके देखोगे तो बहुत डिक्लाइन कर रही है ये चीजें। आज का जो टाइम है वो कैपिटलिस्ट है काफी हद तक। मतलब हम एंटरटेनमेंट से भी पहले किस चीज को वैल्यू देते हैं? पैसे को। बिना पैसे के आज के टाइम पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में जो आपका कठपुतली डांस हुआ करता था एक टाइम पे, बहुत पॉपुलर था, लोग इसके बिना रहते नहीं थे क्योंकि ये स्टोरीज भी सुनाते थे साथ के साथ। तो आज के टाइम पे इनकी कोई वैल्यू नहीं बची है, तो डिक्लाइन कर रही है। तो इसी को लेके ये थोलू बोमलट्टम को करके आर्टिकल आपके द हिंदू में आ रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करें तो जो बिडेन को लेके आपने ये न्यूज सुनी होगी कि ये 4th स्टेज का कैंसर इनको हो चुका है। पर उसमें एक और बात बताई है कि जो 4th स्टेज का ये प्रोस्टेट कैंसर चला है, उसमें विद टाइम, जैसे 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, इसमें ना जॉइंट पेन्स आती हैं, लेग्स की जो मूवमेंट है वो रिड्यूस करेगी। तो ये बोला गया है कि जो बिडेन है इनकी डेथ मतलब नेचुरल होगी, इस कैंसर की वजह से नहीं होगी, क्योंकि सिम्टम अभी आने हैं जो 4th स्टेज के भी आते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं, उनको हम देखेंगे। एंड एक स्कीम न्यूज में थी, जल जीवन स्कीम। इसको जल जीवन अभियान के नाम से भी जाना जाता है ना, और जल से ही पता लग रहा है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगी। ठीक है, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और जो हमारा स्किप हुआ है कल के न्यूज़पेपर पे, अगर मैं वापस जाऊं, एक इकोनॉमी से रिलेटेड था। आपने सुना होगा एफडीआईज होती हैं, एफपीआई सुनी है कि बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इंडिया के जा रहे हैं बाहर किसी के शेयर परचेज कर रहे हैं। तो उसको लेके एक आर्टिकल था, वो हम कल करेंगे अब कवर। और इसी के साथ साथ नक्सलिज्म टर्म आपने बहुत सुनी होगी न्यूज में, तो वो वाला आर्टिकल भी हम कल करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल के साथ चलते हैं। तो मई 16 को स्टेटहुड डे था सिक्किम का, यानी कि 16 ऑफ मई 1975 को सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था, स्टेट बन गया था। तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो पॉलिटी की बात करेंगे सबसे पहले। उसमें आएगा पार्ट 1। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, स्कूल टाइम में याद करो। ऐसे आपकी बुक होती थी, बुक के अंदर यूनिट 1 लिखा होता था, उसके अंदर फिर फर्दर चैप्टर्स आते थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2। उसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसके अंदर जो पहली यूनिट आएगी दैट इज पार्ट 1 उसको बोलेंगे। उसके अंदर जो चैप्टर्स आएंगे वो पार्ट 1 के क्या आ जाएंगे? आर्टिकल्स। यहाँ पे उसके वो चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जैसे पार्ट 1 है उसमें क्या बोला गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, इसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक बात करी जाएगी। तो जिस दिन आप पॉलिटी में दोबारा से पढ़ोगे आपके लिए वो रिवीजन होगा, तो अभी ध्यान से सुने बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत। लोग इस पे भी पिटिशंस डालते हैं कि इंडिया क्यों लिखा, भारत होना चाहिए था। फिर साउथ के आ जाते हैं कि हिंदी में ही क्यों लिखना है, फिर सभी लैंग्वेजेस में लिखो। तो हमने क्या किया था, मॉडर्नाइजेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हुए अडॉप्ट किया कि एक वर्ड हम इंग्लिश में ले लेंगे, एक वर्ड हम हिंदी में ले लेंगे, क्योंकि ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हिंदी स्पोकन हुआ करते थे। तो इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, इज यूनियन ऑफ स्टेट। आपने सुना होगा कि पहले ऐसे 28 राज्य नहीं थे, 8 यूनियन टेरिटरीज नहीं थी, बहुत सारी थी, छोटी छोटी थी, जिनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बन रखे थे। जैसे ये गुजरात वाला एरिया आ गया, तो एक गुजरात नहीं था, बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। सेम सारी की सारे के अंदर आप देखोगे लगभग 5-5-2 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी। और आज के टाइम पे कितनी पढ़ते हो? 28 स्टेट और 8 यूटीज। तो ये कितनी? 8 ही बोला ना, ठीक है। तो पहले कितनी हुआ करती थी? 5-5-2 प्रिंसली स्टेट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको ये काम सौंपा गया था कि आपने इनको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस एरिया की इकट्ठी करो और उसको नाम दे दो गुजरात का, इस एरिया की इकट्ठी करो और उनको दे दो नाम महाराष्ट्र का, क्योंकि गवर्नेंस करना टफ हो जाना था अगर इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे हुआ करती। तो इंडिया में लिखा है दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। और एक और लाइन आती है कि जो इंडिया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेंस में पूछी जाती है। यहां पे क्या पता लग रहा है आपको? ये वाली चीज टूटेगी नहीं और ये चीजें टूटती रहती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से ही एक और स्टेट बन के आई थी,
तेलंगाना 2014 में आपने सुना होगा, लगभग आप 8th 10th के आसपास होंगे उस टाइम पे, और आपको समझ भी नहीं आई थी ये क्या हुआ, चलो ठीक है 2 स्टेट्स बन गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टेट्स को आप तोड़ मरोड़ कर सकते हो अंदर, पर इंडिया को नहीं आप तोड़ सकते। अब सिक्किम इंडिया का पार्ट बन चुका है, अब सिक्किम दोबारा बोलेगी मुझे अपनी कंट्री बनानी है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्ड क्या यूज किया, यूनियन। यूनियन रिप्रेजेंट करता है इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर, कि आप नहीं अब यहाँ से वापस बाहर जा सकते। हाँ, अपने एरिया इंक्रीज करवाना है, डिक्रीज करवाना है, जैसे आंध्र ने बोला कि बहुत बड़ी स्टेट हो चुकी है, इस एरिया के बोल रहे हैं हमें अलग कर दो, तो तेलंगाना वहां पे बन चुकी थी। ठीक है, तो एरिया की इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है एरिया। अल्टीमेटली पहले आंध्र प्रदेश का इतना सारा एरिया था, फिर आप 2 स्टेट्स वहां से बना रहे हो, तो एक का घट गया एक का बढ़ गया, वो अल्टीमेटली दोनों चीजें एक साथ ही होंगी। तो यहां तक स्टोरी पता लगी आपको? तो आर्टिकल 1 क्लियर हुआ कि यहाँ पे बताया गया है हम यूनियन में रहते हैं, इंडिया को नहीं तोड़ा जा सकता, पर जो अंदर स्टेट्स हैं उसमें नाम भी चेंज किया जा सकता है। जैसे पहले ओडिशा हुआ करता था ORISS से, फिर उसका बन गया ओडिशा ODISH से, तो नाम बदल दिया। पहले पौंडीचेरी हुआ करता था, अब क्या है पुडुचेरी, तो नाम बदल सकते हैं। ये होता है आपके आर्टिकल 1 में। इसी में 3 टर्म्स और आती हैं वैसे, एक होता है कन्फेडरेशन, एक आता है फेडरेशन, डरना मत इनको सुन के, एक होता है यूनियन। कन्फेडरेशन में क्या हुआ, कोई भी स्टेट कल को उठ के बोल सकती है मैं इंडिपेंडेंट हूं। सबसे इजी होता है किसी स्टेट को अगर कंट्री बनना है, किस में रहे वो, कन्फेडरेशन में। हमारे इंडिया के अंदर ये रूल नहीं है। दूसरा आता है फेडरेशन। फेडरेशन में एक पर्चा होता है, सभी ने मिलकर उसको साइन किया होता है, उस पर्चे को तोड़ना पड़ेगा सभी के सिग्नेचर के साथ, फिर आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। जैसे सोवियत यूनियन आपने सुना होगा, पहले रशिया एक मतलब 15 कंट्रीज थी ना उसमें टोटल, बाद में वो सोवियत यूनियन 1991 में टूटा। वो 15 कंट्रीज मैंने आपको याद भी करवानी है, पर आज नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आज याद करने के लिए बहुत है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, 15 नई कंट्रीज बन के आई, तो वो था फेडरेशन। यूनियन क्या बोलता है, एक बार आप आ गए तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, और इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज किया, यूनियन, कि अब आप आ चुके हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो। सिक्किम 1975 में इंडिया का पार्ट बन चुका है, अब वो बोलने कल को कि हमें अगली अलग से कंट्री बनानी है, जैसे नागालैंड की डिमांड आती रहती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डिमांड आती रहती है, तो वो चीज नहीं होगा क्योंकि हम क्या है, यूनियन। हाँ जी ऑनलाइन, यहां तक आपको क्लियर हुआ? यस। सबसे वीकेस्ट क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, कन्फेडरेशन, फेडरेशन या यूनियन? कितने बोलते हैं कन्फेडरेशन? ठीक है, कन्फेडरेशन, और दूसरे पे आ जाएगा फेडरेशन, और तीसरे पे सबसे स्ट्रांग क्या आएगा, यूनियन। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन एक बार फटाफट से अपडेट कर दीजिए आपको समझ आया या नहीं। ओके डन, ठीक है। फेडरेशन में विशाल एक पर्चा होता है, यहाँ पे सभी कंट्रीज के जो भी आसपास की स्टेट्स होंगी उनके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, कि जो भी स्टेट है वो बोल रही है हमें अलग से कंट्री बनानी है, तो वो होगा फेडरेशन। मतलब एक पर्चे का रोल आ गया, ऊपर तो सीधा ही डिक्लेयर कर रहे थे कि हम आजाद इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इंडिया क्या है, तो इंडिया तो यूनियन है, नहीं टूट सकता, एक बार स्टेट बन चुकी है नहीं टूट सकती। फिर आती है आपकी आर्टिकल 2 की बारी। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो इंडिया है विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, अगर वो चाहे किसी फॉरेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना तो वो कर सकता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल नंबर 2। इसमें मैंने क्या बोला, फॉरेन टेरिटरी को ऐड कर सकता है। एक आता है आपका आर्टिकल नंबर 3, इसमें क्या बोलता है कि इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं ये इंक्रीज डिक्रीज अपना एरिया कर सकती हैं, किसी को नाम चेंज करना है तो नाम को भी चेंज कर सकती हैं। वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 3। एक आता है आपका आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है जब आर्टिकल नंबर 2 या फिर आर्टिकल नंबर 3 फंक्शनिंग में होंगे। आर्टिकल 2 में क्या बोला, फॉरेन टेरिटरी को ऐड किया, इसमें क्या बोला, एरिया इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब स्टेट्स की आपने चेंजेस करी, ऑल्टरेशन करी। जब इन दोनों में से कोई सा भी आर्टिकल काम में होगा तो उसमें प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं करेगा, नो इंटरफेरेंस बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उस चीज को नहीं रोक सकता। तो कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 2 एंड 3, एक आर्टिकल आप पढ़ोगे 368, उसी के तहत ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे जब भी आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 की बात चल रही होगी। डन। तो चौथे में एक ऑब्लिगेशन लगा दी कि प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे, जब भी कौन कौन से 2 और 3 काम करेंगे। चलो मैं आपसे अब एक सवाल पूछती हूँ। अभी हम सिक्किम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 16 मई 1975 को इंडिया का 22nd स्टेट बना। मुझे बताओ आर्टिकल 2 यूज हुआ होगा या फिर आर्टिकल 3? बताओ, ऑनलाइन वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन है। 2, सारे 2 बोलते हैं यस, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है,
फॉरेन टेरिटरी। और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था तो कौन सा आर्टिकल यूज हुआ होगा? आर्टिकल 3। तो ये अपने लिए है और ये फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए है। क्लियर? तो अभी जो आर्टिकल आएगा वहां पे आर्टिकल 2 लिखा होगा। जब भी आप न्यूज़पेपर देखोगे ना तो वहां पे सीधा लिखा हुआ है आर्टिकल 2। आपने यहाँ पे पूरी हिस्ट्री पढ़ ली उसकी। कहाँ से? वो आपकी पॉलिटी के पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है। इसको बंद कर दो, बहुत शोर कर रहा है। कौन सा? हाँ, चोग्याल रूल हुआ करता था वहां पे। सुनाऊंगी मैं वो स्टोरी, अभी थोड़ा हो जाओ यूज टू करंट अफेयर को लेके। तो बड़ी लंबी सी स्टोरी है, देखेंगे कि इंडिया के ऊपर एलिगेशंस भी लगते हैं, कंट्रोवर्शियल है बहुत ज्यादा कि जबरदस्ती सिक्किम अपने अंडर किया था। तो चलो वो स्टोरी अलग से है, उसको बाद में देखेंगे। कर लें अब इसको फटाफट से, क्या क्या बोलना है इसमें। ओके, सबसे पहले तो सिक्किम का स्टेटहुड डे याद रखिएगा, 16 ऑफ मई 1975 को हमने इंटीग्रेट करा था। और इस बार कौन सी एनिवर्सरी थी? तो 50th एनिवर्सरी। किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया था? तो वो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नंबर एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है। फुल फ्लेज स्टेट बन गया था, यूनियन ऑफ स्टेट का, यूनियन ऑफ इंडिया का। अब लग गया ना पता यूनियन ऑफ इंडिया क्यों बोल रहे हैं। और ये जो अमेंडमेंट होती है ये करनी पड़ती है अपने संविधान के अंदर, उनको हमने एक्चुअल में ऐड कर दिया था 36। पर उससे पहले क्या था? 35th, जिसमें बोला है एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मेंबर का क्या मतलब होता है? कि सिर्फ आपको और दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। एक होती है आपकी डिफेंस, मिलिट्री। नंबर 2 फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। मतलब जो जैसे हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो हमारी बात रखते हैं इंटरनेशनली जाके। डिफेंस मिनिस्टर हैं, कुछ परचेज करना है, चिनूक लेके आने और ज्यादा यूएस से, तो वो बात रखेंगे अपनी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया सिक्किम को कि आप अपना रूल जैसे चल रहे हैं वैसे चलाओ, पर आपका जो डिफेंस होगा और फॉरेन अफेयर का काम होगा वो हम टेकल करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट सी पावर थी वो किसके पास आ चुकी थी? इंडिया के पास में आ चुकी थी। तो ये जो एसोसिएट मेंबर था ये बना था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पर जब पूरा स्टेट बन गया तो फिर इसकी जरूरत नहीं रही, ठीक है। तो उस केस में क्या किया, ये वाली कट कर दी और कौन सी बनाई? 36, जिसमें क्या बोल दिया कि आपको हम पूरा स्टेट अब इंडिया का मान रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। हाँ, डिफेंस और दूसरा आपका फॉरेन अफेयर्स। यस यस करमबीर, डिफेंस के साथ फॉरेन अफेयर्स भी इसी में आते हैं। तो इसी के साथ आपका बन चुका था 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। पर इंडिया में एक चीज नोटिस करना, फुल ऑफ कल्चर। हर जगह पे जाओगे डिफरेंट कल्चर मिलेगा। हिमाचल में तो 50 किलोमीटर की दूरी पे चले जाओ, पूरी कल्चर और बोलियां बदल जाती हैं, ठीक है। पंजाब में आ जाओ, बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, अलग कल्चर, वहां पे नीचे की तरफ अलग कल्चर। नाम डिफरेंट होते हैं, कई बार प्रोसीजर सेम होते हैं, रिचुअल सेम होते हैं, शादी करने के तरीके देख लो सारे डिफरेंट। ट्राइबल एरियाज आते हैं, उनका तो कस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेम प्रॉब्लम थी कहाँ पे? सिक्किम में। इनका भी अपना कल्चर था। तो अब तो आप बना चुके हो इनको अपना पार्ट, तो इसी के लिए एक स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल आर्टिकल इनको दे दिया गया, वो था आर्टिकल 371F। अब एफ थोड़ी आता है अल्फाबेट्स में, पहले कहाँ से होती है अल्फाबेट शुरू? ए से। तो ए में भी तो कोई ऐड होगा, बी में भी तो होगा, सी डी ई, फिर जाके कौन सा ऐड हुआ था? सिक्किम का। इसमें कुछ नहीं हुआ, आपका अपना कल्चर है, अपने लॉज हैं, किस चीज को लेके? कल्चर को लेके, बाकी लॉज नहीं। कल को आप बोले स्टेट गवर्नमेंट थी, हम अपने राजा बिठा देंगे, दोबारा से रानी बिठा देंगे, वो नहीं बोला। कल्चर, उनसे रिलेटेड जो कस्टमरी लॉज हैं उनको आप चला सकते हो साथ के साथ। बस इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेंटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब, यूनिटी का मतलब एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। सॉवरेंटी का मतलब ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए कल को फॉरेन से कोई पावर आ जाए और बोले कि हम आपको अब रूल करने वाले हैं। तो इंडिया की तो स्टेट थी सिक्किम, यहाँ से तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा नेगेटिव। तो ये चीजें हर्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपने कस्टम जो भी लॉज चल रहे हैं उनको मनाओ, कोई रोक टोक नहीं आपको करेगा। तो किस आर्टिकल के तहत ये प्रोवाइड करा गया? 371F के तहत, ठीक है। आर्टिकल 371F। तो अब इसी में आपको आर्टिकल 371 भी देखना पड़ेगा। पॉलिटी में ये दोबारा से आएगा जब आप पार्ट नंबर 21 पढ़ोगे जाके, पार्ट 21। तो आज आपने एक तो पार्ट 1 देख लिया, अब देखोगे पार्ट 21 की थोड़ी सी समरी, ठीक है। पार्ट 21, अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? कितने? नो, पार्ट्स, पार्ट्स, आर्टिकल नहीं मैंने पूछे, पार्ट्स। वो जो यूनिट्स थे वो कितने हैं? नो, पहले 22 थे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना,
फिर उसके बाद चेंजेस भी होते रहे, तो आज के टाइम पे देखोगे तो 25 है, अगर सब पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल अभी के टाइम पे 25 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 21 की। ठीक है, ऑनलाइन यस नो करते रहो, थोड़ा एक्टिव रहना चैट बॉक्स पे भी। अब आ जाओ 371 के अंदर, 371 से लेके 371 जे तक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आएंगी, जिसमें अगेन कल्चर के बेसिस पे, उनके कस्टमरी लॉज के बेसिस पे उन्हें डिफरेंट जो है पावर्स नहीं बोलेंगे कि उनको अलाउ किया गया है, आप सेलिब्रेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड करने आप कर सकते हो। ठीक है, वो 371 है। तो इसमें ये देख लो, कल्चरल आइडेंटिटी आ गई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, बस उन लॉज को टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो होगा। अब देखो, जब भी इंडिया को देखोगे तो 3 हिस्सों में देखोगे आप। कौन कौन से वो 3 हिस्से हैं हमेशा याद रखना। एक आएगा ट्राइबल एरिया, दूसरा आएगा रूरल, एंड तीसरा आएगा अर्बन। ये सभी को पता है, शहर वाला एरिया इमेजिन कर पा रहे हो, सड़कें होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, फॉरेस्ट कहीं जगह पे दिखेंगे, दिल्ली जाओगे नहीं दिखेंगे, चंडीगढ़ आओगे दिखेंगे, हर सड़क की साइड में पेड़ लगे हुए हैं। देन आ जाओ रूरल एरिया, खेत वगैरह दिख रहे होंगे आपको, घने जंगल दिख रहे होंगे, छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, दैट इज रूरल एरिया। अब जाओ ट्राइबल, ट्राइबल के केस में क्या दिख रहा है? ठीक है, जल जंगल जमीन। यहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए 3 ही चीजें रिक्वायर्ड हैं, जल है, जंगल है और जमीन है। जो यहाँ पे बनता है उसी को वो खाते हैं। कईयों का तो और भी सिंपल स्टाइल होता है, आज भी हंटिंग ही कर रहे हैं, तो वो ट्राइबल पीपल हैं हमारे। तो इंडिया की जब भी कोई पॉलिसी बनती है, इन तीनों चीजों को मद्देनजर बनते हुए ही बनती है। ठीक है, याद रखना पड़ता है कि हमारी जनता जो है वो ट्राइबल भी है, रूरल भी है, अर्बन भी है। ठीक है, मनप्रीत, जब आप पॉलिटी शुरू करोगे ना, तो जैसे चैप्टर्स आप पढ़ते हो, पॉलिटी के अंदर पार्ट्स दे रखे हैं, बस नाम डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिटी में आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो। ठीक है, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 नहीं बोलोगे, वहां पे आएगा कि यूनिट 1 की जगह पे पार्ट 1, उसके जो सब चैप्टर्स आएंगे उनको बोलोगे आर्टिकल्स, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी वजह से नाम डिफरेंट आएंगे, बाकी वही है, सेम सिनारियो। चलो, यूनिक नीड्स होती हैं और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। कई बार आप अपनी बात डायरेक्टली वहां जाके नहीं रख सकते, तो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होगी उनसे बात करोगे और वो आगे जाके उनको समझा देंगे कि क्या इशू है। सबसे बड़ा पैरामीटर लैंग्वेज, लैंग्वेज भी इतनी ज्यादा है। क्लासिकल लैंग्वेज देखो 11 मिलेंगी आपको, शेड्यूल लैंग्वेजेस देखोगे तो 22 मिलेंगी। वैसे अगर सारा कुछ जोड़ लें टोटल, तो आपको 2000 से भी ज्यादा बोलियां इंडिया के अंदर मिल जाती हैं। सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। साउथ वाली साइड से जो एमपीज आए होते हैं, वो अपना अगेन इंग्लिश ही उनको रखनी पड़ती है, बोल दूसरी लैंग्वेज में भी सकते हैं, पर सभी को समझ आए इसलिए इंग्लिश यूज कर रहे हैं। पर जब लोगों की बात आएगी, उनको थोड़ी आती इंग्लिश। सीतारमन जी आती हैं, बजट पूरा इंग्लिश में सुना के जाती है, नहीं आती सारी लोगों को समझ, वो बाद में समरी देख रहे होते हैं जो न्यूज चैनल वाले कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही क्या बनाया गया था आपका पार्ट नंबर 21 के अंडर 371 आर्टिकल। तो पहले आते हैं, ये देख लो, एथनिक आ गया, कल्चरल आ गया, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गए, स्पेसिफिक रीजन्स के, मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यहाँ पे वीक होने वाली है, वर्ड यूज होगा अंडर डेवलप। बाकी जैसे महाराष्ट्र है, क्या सोच रहे हो आप महाराष्ट्र को लेके? पुणे दिख रहा होगा आपको, पॉश एरिया दिख रहे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो अंडर डेवलप हैं। तो सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 371 आता है, इसमें 2 एरियाज को कवर किया हुआ है, वन इज महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। ये देखो, इस तरफ आ गया आपका महाराष्ट्र वाला एरिया, ये आ गया गुजरात वाला एरिया। वैसे गुजरात को भी सोचोगे तो ये भी पॉश ही दिखता है, पर कच्छ वाले एरिया में जाओगे तो अंडर डेवलप है। वैसे ही महाराष्ट्र को देखोगे तो मराठवाड़ा एरिया है आपका, विदर्भा वाला एरिया है, ये अंडर डेवलप है। तो इसके जो एरियाज है वो कौन से आर्टिकल में डाल दिए? आर्टिकल 371। इनकी एथनिसिटी के बेसिस पे कल्चरल लॉज ये बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसमें डाला ये? आर्टिकल नंबर 371 के अंदर। तो 2 स्टेट्स आ गई, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मुस्कान, सिक्किम कौन से में था? 371 एफ, याद रखना इसको, 371 एफ। 371 में कौन से आगे? महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर आया आपका 371 ए, इसको ना नाम से याद रखना, नाम, ये आएगा आपका 371 ए, ये आएगा बी, ये आएगा सी। ये शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको, भूलोगे नहीं इससे। इसमें आ गया नागालैंड। अब देखो, उनके भी अपने कस्टम्स हैं, अपने रिचुअल्स हैं, तो 371 ए के तहत नागालैंड को बोल दिया कि आप अपने लॉज बना सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी और जो संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी है इंडिया की, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे अपने लॉज बना सकते हो जैसे जैसे अपने रिचुअल चलाना चाहते हो। तो 371 ए के तहत हम आपको ये पावर प्रोवाइड कर रहे हैं।
देन आ गया नाम से, एन से आ गया ना नागालैंड, ये गया। ए से आ गया असम, आपकी अगेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये वाली आ गई असम, नागालैंड ए में थी, असम आ गई बी में। इनको भी सेम पावर्स प्रोवाइड करी गई, बस स्टेट याद रखनी है यहाँ पे, दैट इज असम आ जाएगी। फिर अगली क्या थी, एम, तो अगली स्टेट जो आएगी वो आपकी है मणिपुर। मणिपुर बिल्कुल इस एरिया में देखोगे, ये वाला पर्पल कलर का, दिस वन इज मणिपुर। ये आ गया 371 सी के अंदर, 371 सी। तो साथ में इनके जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, वो जाके प्रेसिडेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो हर एक आर्टिकल के अंदर गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि प्रेसिडेंट को जाके क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, वो सभी में रहेगा। तो 371 सी में आ गया आपका मणिपुर। फिर याद रख लेना आप से, आप भी आ जाएगा, आप पार्टी भी आ जाएगी, जैसे मर्जी याद रख लो। तो 371 डी में एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। अब देखो पहले आंध्र प्रदेश ही था, बाद में तेलंगाना बना था, तो बाद में इसके लिए कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं बनाया, 371 डी में ही रख दिया दोनों को। तो ये जो आज का आंध्र प्रदेश वाला एरिया दिस वन, और ये तेलंगाना, ये दोनों आते हैं 371 डी के अंदर। अब मैंने बोला आप, पहले ये आंध्र ही याद रखना इससे, और साथ में आ गया तेलंगाना। आपको पूरा करने के लिए आएगी आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये पार्लियामेंट अलाउ करती है कि आप अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएं। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल ऐड करा गया था, दैट वाज 371 ई। तो अभी तक आपने कितने पढ़े, एक तो नाम पढ़ा और दूसरा पढ़ा आप, सीधे लगा देने ए बी सी डी और ई। और इससे पहले 371 में कौन कौन थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दोनों एज इट इज याद रखने। तो पहले 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये आगे डी के अंदर। और 371 ई में आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो किस में आ जाएगा, ई के अंदर। यहां तक डन। तो ए बी सी डी ई। अब अगला आया एफ, क्या आएगा उसमें, सिक्किम। तो उसके लिए सिक्किम के प्रोविजन ऐड करे गए थे। कौन सी अमेंडमेंट के जरिए एसोसिएट मेंबर बना था आपका सिक्किम, एसोसिएट 35th या 6th, 5th, 36 में तो स्टेटहुड मिल गया था उसको पूरा का पूरा। कौन से नंबर पे बना था, 22nd, ठीक है, यस ऑल 9, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओगी 371 जी, सिम्मी से याद रख लेना इसको, सिम्मी। एस आई से क्या आ गया, सिक्किम, और एम आई से क्या आ जाएगा, मिजोरम। वैसे याद रख लेना, सिम से याद रख लेना, जैसे मर्जी याद रख, बन जाएगा उससे। तो एफ में आ गया सिक्किम, एम में आ गया मिजोरम, मी रख लेना याद, मिजोरम, तो उससे बन जाएगा बेटर, मिजोरम। अब इनके भी अपने कस्टम्स हैं, अपनी प्रैक्टिसेस हैं, तो इनको भी अलाउ कर दिया गया 371 जी के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एच, ये तो अल्फाबेट सेम ही चल रही है, ABCDEF जी तक आपने कर लिया। एच में आ जाओ अरुणाचल प्रदेश। अब ये थोड़े से लास्ट के हैं, इनको रख लेना याद। एच में आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया आ गया ऊपर का, दिस वन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाओ 371 गोवा, आई के अंदर आ जाएगा गोवा। बाकी ये एक्सेप्शन अभी नहीं मैं जा रही, इसके लिए आपको लेजिस्लेचर के बारे में पता होना चाहिए, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है वैसे पता होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैप में भी इशू है, यहाँ पे ये नागालैंड वाला एरिया, अरुणाचल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है 371 जे, इसमें आ गया कर्नाटका, कर्नाटका वाला एरिया। डन। देन जे तक थे टोटल, हो गए याद सारे। चलो शुरू में 371 में कौन कौन सा देखा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ए में कौन आया, नागालैंड, बी असम, मणिपुर, ठीक है, ये हो गया आपके सी तक, A to C। फिर आपने देखे डी और ई, बताओ क्या क्या थे, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला पार्ट, ठीक है। एफ जी, एफ में क्या आया, सिक्किम और मिजोरम, सिम्मी बन गया इधर से, मिजोरम याद रख लेना। देन देखा आपने एच, अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, आई के बाद क्या आता है, अच्छा जे कर्नाटका। बस ये स्टेट्स हैं जिनको अपने कस्टम्स के लिए वो सारे प्रोविजंस इन आर्टिकल्स के अंदर ऐड कर दिए। लर्न हो गए साथ के साथ, ठीक है, याद रखना है इनको।
बाकी अभी मैंने लोकल रिजर्वेशन ये सारी बातें नहीं करी। इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, जिनको नहीं मिले हैं उनको भी मिले, तभी तो बराबरी पे आओगे ना इक्वालिटी के ऊपर। तो वो चीज थी इसमें। बाकी आप डिटेलिंग में पॉलिटी में ही करोगे, हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया यहाँ पे। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है। चले नेक्स्ट आर्टिकल पे, विच इज अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। तो जो बिडेन को बोला गया कि आपका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो स्टेज नंबर 4 में आ चुका है, स्टेज 4। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेटास्टेसिस, ये आपके स्टेट एग्जाम के लिए भी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहां पे एक ग्लैंड होती है अखरोट के शेप की जैसी, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो यहीं पे ये बनता है। पहले तो आपको बेसिक्स देख लेने हैं कि ये कैंसर होता क्या है। अब देखो, जब हम छोटे से थे तो एकदम से तो बड़े नहीं हुए, हमारे सेल आराम आराम से डिवाइड कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, और हमारी हाइट भी इंक्रीज कर रही थी। पर ऐसे थोड़ी होता, हाइट हमेशा ही इंक्रीज करती रहेगी, एक टाइम आएगा ना जब रुक जाएगी। ये जो, हाँ यस, जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो उसमें क्या बनता है, कैंसर बनता है, ठीक है। जीन याद रखना है, कौन सा जीन, तो ऑन्कोजीन, ये पूछा हुआ है एचपी के पेपर में, इसको याद रखिएगा। ऑन्कोजीन कैंसरस जीन विच इज सभी की बॉडी में होता है ये, पर एक्टिवेट जिनके में होगा उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है, ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर से आप दो चीजें और याद रख सकते हो कि एक कैंसर होता है बिनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है, बिनाइन से बिगिन रिप्रेजेंट हो रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे याद रखना ये एक ही जगह पे होगा। किसी को ट्यूमर बना इस वाले एरिया में, फोरहेड वाले एरिया में, पर वो स्प्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको निकाला जा सकता है। किसी को ट्यूमर बना स्टमक वाले एरिया में, पर वो स्प्रेड नहीं कर रहा है, उसी जगह से उसको निकाल दिया, तो वो पर्सन नॉर्मली जी सकता है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आएंगे जो मेडिकेशन की वजह से आएंगे, तो यहाँ पे क्योर हो पा रहा है। पर ये जो दूसरी स्टेज आती है ना मेलिग्नेंट, सोचो जहां पे ब्लड सेल्स आपके बन रहे थे, बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी, वहां पे ये कैंसर बन गया। अब कैसे ठीक करोगे उसको, वो तो ब्लड तो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, सारी बॉडी में सप्लाई हो रही है ना ब्लड की, तो वो तो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा टफ होता है जो मेलिग्नेंट फॉर्म होती है। इसके अलावा भी कैंसर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने प्रोस्टेट कैंसर सुना, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कार्सिनोमा वाली कैटेगरी में आता है। कार्सिनोमा का क्या मतलब होता है, जो आपकी स्किन होती है वैसे ही आपका जैसे लीवर होगा, लीवर की भी तो बाहर से कोई ना कोई आउटर कवरिंग होगी, वैसे ही आपके लंग्स होते हैं, लंग्स की भी तो बाहर से कोई ना कोई आउटर कवरिंग होगी। तो उन आउटर कवरिंग्स के ऊपर जब कोई कैंसर बनता है तो उसे हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं, कार्सिनोमा। और जो प्रोस्टेट कैंसर है ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, कार्सिनोमा वाली कैटेगरी में। लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया। कोलोन कहाँ पे सुना है, आंतों से रिलेटेड होता है ये, कईयों की आंत खराब हो जाती है, सुना होगा आपने, पूरी आंत ही निकालनी पड़ेगी उसकी, तो ये वाला एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन। तो इसमें भी कैंसर बनता है, तो वह धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू करता है और अल्टीमेटली ये बाहर निकालनी पड़ती है, नहीं तो वो मेलिग्नेंट हो जाता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन आती है वो होती है सार्कोमा। सार्कोमा में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यूज आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगी, क्या ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, यस करता है ना। तो सारे के सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हो गए, बोन, पूरी बॉडी में बोन्स मिलेंगी, नीचे यहाँ पे फेमर सबसे बड़ी हड्डी, कान के अंदर सबसे छोटी स्टेप्स जिसका नाम होता है, तो हड्डियां भी आपको पूरी बॉडी में मिल रही है, तो वो भी कनेक्ट कर रहा है, तो बोन्स आ गई। मसल, पूरी बॉडी पे रेड कलर का दिखेगा आपको, तो दैट इज मसल। फैट आ गया, गुड फैट की यहाँ पे बात हो रही है, चर्बी नहीं गई होगी दिमाग में एकदम से पेट निकल के आया होगा, तो वो वाली एक्स्ट्रा है, वो खाने पीने की हैबिट से बनी है। कार्टिलेज, कार्टिलेज सुना है कभी, कहाँ पे होता है, यस जैसे कान का है, टच करोगे तो कभी कभी लगता है जैसे हड्डी होगी, पर जब इसे मूव करते हो तो ये फ्लेक्सिबल होता है, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो इनमें जब भी कोई कैंसर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमा, तो उसको सार्कोमा बोलोगे। हाँ यस, ये जो आपके नाक की है ये वाली, ये नेजल कार्टिलेज होता है, ये वाला भी सेम है, यस ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट आ जो ल्यूकेमिया द ब्लड कैंसर, यही वाला होता है, मेलिग्नेंट फॉर्म इसकी मिलती है। बहुत, इसके पहले तो सिम्टम नहीं आते, और जब सिम्टम आते हैं तो लास्ट ही स्टेज चली होती है, तो इसमें नहीं बचते पेशेंट। और वो जो आपने क्रिस्पर कैस 9 पढ़ी थी, उसी के जैसे एक और थेरेपी है कार टी थेरेपी, तो उसके जरिए अब ल्यूकेमिया वगैरह को भी ठीक करने की ट्राई कर रहे हैं। कल मैंने आपको क्रिस्पर कैस 9 करवाई थी, अभी कार टी करवाऊंगी, पर जब दोबारा से वो न्यूज में आएगी ना तो मिक्स हो जाएंगी। अभी के लिए क्रिस्पर याद रखोगे। और शरणवीर और वैशाली, आपने 2 लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, उन दोनों को भी लगा लेना, ठीक है, अभी 2 ही हुए हैं।
देन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन आ जाएगा, एक आपकी रीढ़ की हड्डी आ जाएगी इसमें। यहाँ पे कभी भी कैंसर होगा तो वो सीएनएस से एसोसिएटेड होगा। इसी में दो स्टेजेस आपने याद रखनी है, एक होती है लेटेंट, ये बस याद कर लो, इसको नोट भी मत करना चाहे से, ये दिमाग में फिट होनी चाहिए। एक होती है मेटास्टेसिस। सुनो, कभी भी लेटेंट वर्ड आएगा ना तो ये छुपी हुई कंडीशन होती है। क्या छुपेगा यहाँ पे? कैंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है पता ही नहीं चलेगा, ना तो पेशेंट को पता चलता है, और पेशेंट को जब पता नहीं चलता वो डॉक्टर के पास वैसे भी नहीं जाते कि जब कुछ है ही नहीं तो क्यों जाना है। तो जब छुपे हुए सिम्टम्स होते हैं तो स्टेज को क्या बोलते हैं? लेटेंट स्टेज। इसी स्टेज में कैंसर खुद को डेवलप करता है, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है। जब सिम्टम आने लगते हैं, अब सिम्टम दिख रहे हैं उस पेशेंट में कि आ चुके हैं, तो स्टेज को क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। अभी जो बिडेन को हुआ है वो भी मेटास्टेसिस वाला है, और इसको बोलते हैं स्टेज 4। लेटेंट में स्टेज 1 2 3 ये आती है, पर इसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। स्टेज 4 इज द एक्चुअल स्टेट जहां पे सिम्टम पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। अब डॉक्टर के पास हाँ डायग्नोज हो जाती है अगर टाइम से गए होंगे, पर इतना नॉर्मली जीता है इंसान की पता भी नहीं चलता इसमें कि कैंसर हो रखा है। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर आपकी कौन सी कैटेगरी में आया? कार्सिनोमा वाली कैटेगरी में। और मैलिग्नेंट का मतलब होता है जहां पे सिम्टम पूरे दिखाई देंगे, अब तो वो बेड पे आ जाएगा पेशेंट, उसके बाद पूरे सिम्टम्स पता चल रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है। स्टेज 4 जो होती है सबसे टफ स्टेज होती है कैंसर के अंदर। अब प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करें, प्रेवलेंस एंड वेरिएबिलिटी बोला है तो बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन में ट्यूमर ही बनेगा जिसको रिमूव किया जा सकता है, मैलिग्नेंट स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करने वाली चीज का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज्यादा टफ होता है। इसमें चलती है कीमोथेरेपी एंड ऑल, उसके साइड इफेक्ट्स ही बहुत ज्यादा आते हैं। तो कई बार तो इंसान ठीक हो जाता है कैंसर से, उन साइड इफेक्ट से भी मर जाता है, तो वो भी रहती हैं। बाकी अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, पहले अगर पता चल गया तो ठीक है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसमें सेमिनल फ्लूइड होता है, स्पर्म्स के लिए होता है वो, पर उसमें कई बार ब्लड वगैरह निकलने लगता है यूरिनेशन के टाइम पे, तो सिम्टम्स होते हैं अर्ली सिम्टम्स की मे बी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। बाकी रिस्क फैक्टर रेसिस के साथ भी जुड़ा है, कहीं रेसिस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ये कई जगह आप नहीं सुनोगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे वेरी करते रहते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया यूरिन के अंदर ब्लड होता है जो कि प्रीलिमिनरी टेस्टिंग के लिए माना जाता है कि ब्लड अगर आ रहा है तो मे भी टेस्ट हो सकता है। हो सकता है किसी ने पिछले दिन काजू खूब सारे खाए थे तो गर्मी भी हो जाती है, उसके से भी ब्लड आ सकता है यूरिन के थ्रू, तो मे बी वर्ड यूज किया जाता है। डन यहाँ तक? प्रोस्टेट कैंसर डन। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, जिसमें एक चैप्टर आएगा पपेट्री का, पपेट्री कठपुतली वाला चैप्टर। ठीक है, फोक आर्ट फॉर्म्स आंध्र प्रदेश में एक टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, आज के टाइम पे बहुत डिक्लाइन कर चुकी हैं क्योंकि हम दौड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। हम इन चीजों के ऊपर अब फोकस नहीं है। जैसे अपनी बात कर लो, आपको है इंटरेस्ट कठपुतली देखने में? कल को राजस्थान जाओगे तो थोड़ी देर बैठ लोगे साइड में कि देख लेते हैं क्या बता रहे हैं, वो उधर फिर वीडियोस बनाओगे कि बहुत इंजॉयबल था, बाद में आगे आप भूल जाओगे कि क्या था ये। पर ये इंडिया का हेरिटेज था, और इंडिया तो जाने ही कल्चर डाइवर्सिटी हेरिटेज के लिए है, और ये अब डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश। एक पपेट का याद रखना है नाम, थोलू बोमलट्टम। ये कुछ नहीं है ये भी पपेट ही है। ठीक है, थोलू बोमलट्टम। पर क्वेश्चन कैसे आएगा? दे देगा ऊपर नाम, एक तो सबसे इजी कि थोलू बोमलट्टम क्या है, तो सीधा आंसर पपेट। इतना इजी आपका कमीशन तो नहीं पूछेगा, हाँ तहसीलदार वगैरह के जो छोटे पेपर्स होते हैं उनमें पूछ लेता है इतना। आपसे जो पूछेगा कि पपेट है पर कौन से टाइप की पपेट है, तो याद रखना हमेशा ये वाली है आपकी शेडो पपेट। शेडो पपेट। अब शेडो क्या होती है? परछाई। तो इसमें आपको स्टोरी बताई जाएगी परछाई की फॉर्म में। अब कैसे? तो उसके लिए आपको एक फॉर्म, ये चार्ट फॉर्म में याद रखना है सारा। सबसे जो टाइप्स हैं टोटल इसकी वो है 4। सबसे पहले जो आपने देखी हुई है वो जो राजस्थान वाली होती थी उसको बोलते हैं स्ट्रिंग पपेट्री। स्ट्रिंग में क्या होता था? ऐसे उंगलियों के साथ धागे लगाए होते थे, उन्होंने डांस वगैरह करवाते थे तो स्ट्रिंग लगी होती थी। यहाँ पे कंधों के ऊपर लगाए होते थे 2 छेद कठपुतली के, एक पीछे की तरफ होता था, फिर डांस वगैरह उससे करवाते थे। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, इस तरह से अगर पपेट है तो इसके टॉप बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्ट्रिंग्स लगा दी जाती हैं और फिर डांस वगैरह करवाया जाता है उसको। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चन है। जैसे कठपुतली बताओ कौन सी स्टेट आएगी? राजस्थान, तो ये सभी को पता होती है राजस्थान।
मैं शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पे, आप कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखोगे, नोट्स बनाने तक ठीक है, मेंस के आंसर में कभी भी ये शॉर्टकट फॉर्म नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आ जो कुंदेही, कुंदेही जो होती है ओडिशा में है, ओडिशा। एक मिनट, हाँ बस जैसे राजस्थान वाली थी ना वैसी है ये, थोड़े थोड़े वेरिएशन आएंगे। जैसे ऊपर देखोगे तो राजस्थान की आउटफिट होगी, कुंदेही वाली पपेट को देखोगे तो उन्होंने लंबी लंबी स्कर्ट्स डाली होती है उन कठपुतलियों को, तो बस वो वेरिएशन आती है, लोकेशन के हिसाब से नाम बदल रहा है। देन आती है गोम्बेट्टा, गोम्बेट्टा होती है कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। फिर आती है बोमलट्टम, अब थोलू बोमलट्टम के साथ इसको मत जोड़ना, बोमलट्टम है तमिलनाडु की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप, वैसे आप में से मुझे नहीं पता, सीडीएस वगैरह के भी कोई पेपर देता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रिंग की कैटेगरी में ये सारी आ जाएंगी, इनको याद रखोगे आप। नेक्स्ट आ जाओ शेडो पपेट। अब शेडो में क्या किया जाता है, ऐसे एक पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दे के बैक स्टेज पे ही पपेटियर बैठा होता है। पपेटियर कौन होता है, जो उन पपेट्स को नचा रहा है। जैसे बोलते हैं गॉड और ह्यूमन का रिलेशन भी पपेट्स की तरह है, गॉड वहां पे पपेटियर है और लोगों को वो नचा रहा है। कई बार बोलते हैं ना कि इतना बुरा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, भगवान भी मजे ले रहा है ऊपर बैठ के, तो वो जो रिलेशन है उसको बोलते हैं पपेट और पपेटियर का। तो पपेटियर कौन होगा, वो जो पर्सन आपको वो पूरा शो दिखा रहा है, पीछे गाना वगैरह भी गा रहे होते हैं, पर कुछ होते हैं जो उनको नचा रहे होते हैं एक्चुअल में। तो ऐसे पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दे के पीछे पपेटियर भी होगा, पपेट भी होगी। आपको सिर्फ आगे क्या दिखेगी, परछाई, यानी कि आपको ब्लैक कलर के वो दिखेंगे जो पपेट्स यूज कर रहे होंगे। बेशक वो ऐसे डिजाइन वाले होंगे, फ्लैट होंगे। अब ये देखो ये फ्लैट होते हैं, ध्यान से देखना इसको, साइड में आपको फ्लैट दिख रहे हैं, पीछे व्हाइट कलर का पर्दा दिख रहा होगा, दिख रहा है पर्दा, इस पर्दे के आगे जाके ऑडियंस बैठी होती है, तो उनको सिलहावते ही दिखते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर की परछाइयां नाचती हुई दिखती हैं। जैसे लाइट जाती है तो आप भी तो करते होंगे दीवारों के ऊपर, बस वो वाली फॉर्म दिखेगी इसमें, दैट इज शेडो पपेट्री, ठीक है। शेडो पपेट्री में पहला एग्जाम्पल है थोलू बोमलट्टा, जो आंध्र प्रदेश की है और न्यूज में भी बन रखी थी, आंध्र प्रदेश। देन आती है रावण छाया, रावण छाया आपकी ओडिशा की है। फिर आती है तोगालू गोम्बेट्टा, ये भी कर्नाटका की है। तोगालू गोम्बेट्टा, गोम्बेट्टा से दोनों याद रह जाएंगी, पर बोमल अट्टम से दोनों नहीं याद रहेंगी। बोमल अट्टम अकेला स्ट्रिंग पपेट्री था, ये तमिलनाडु का था, और जो थोलू बोमल अट्टम था ये शेडो पपेट्री है और आंध्र प्रदेश का है। तो ये याद रखना है आपने, इतने ही याद करेंगे आज, ये बाकी के 3 कल करवा दूंगी। अब थोड़ा सा हम नॉर्थ की तरफ को जाएंगे। जैसे पुतुल नॉच, नॉच कहाँ पे बोलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे आती है, नॉच, बंगाल, ठीक है। तो जो आपकी ये ओडिशा, बंगाल और असम वाला बेल्ट है, यहाँ पे ये वाली पपेट्री होती है, पुतुल नॉच, पुतुल नॉच बोलते हैं इसको। वैसे यमपुरी है, यमपुरी आपके बिहार वाले एरिया में आ जाएगी, यमपुरी ये बिहार में है। पर ओ अच्छा, मीनिंग नहीं बताया। ग्लोब पपेट भी आपने देखा है, वो एक आता नहीं था गली गली सिम सिम, देखा है वो, क्या नाम था उस लड़की का, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो हाथ में पहनी होती थी पपेट्स, तो ग्लोव पपेट ग्लव्स की तरह हाथ में पहनी होती है, तो फिर उससे मूवमेंट दिखाते हैं, दैट इज ग्लव पपेट। एंड जो दूसरी है रॉड पपेट, अब इसमें स्ट्रिंग नहीं लगे होंगे, इसमें नीचे से डंडा लगाया होता है, उस डंडे से ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं पपेट्स को, दैट इज रॉड पपेट, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा था, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं प्रॉपर, उंगलियों से पकड़ी होती हैं और डांस करवाते हैं। शेडो पपेट में आपको सिर्फ परछाई दिखाई जा रही है, ग्लव पपेट में हाथ के अंदर उसको पहना हुआ है और ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं मूव करके। एंड देन रॉड पपेट, इसमें रॉड का यूज किया गया है, यानी कि पपेटियर नीचे बैठा होता है टेबल के, फिर वहां से मूवमेंट करवा रहा होता है, जैसे जैसे वो गाना गा रहे होते हैं वैसे वैसे मूवमेंट चलती है। तो अभी जो न्यूज में थी वो सिर्फ थोलू बोमट्टम थी, वो कहाँ की है, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी में ये बनाई गई थी, और इसमें जो हिंदू एपिक्स हुआ करते थे, जैसे आपका स्पेशली रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टोरी भी बताई जाती है साथ में, और आपको शेडोज की फॉर्म में ये सारे सिनारियोस भी दिखाए जाते हैं कि अब लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, इस तरह से रावण उठा के ले गया सीता जी को, तो वो सारी स्टोरीज में चल रही होती थी। नेक्स्ट आती है जम्मूकुल्ला पट्टा, जम्मूकुल्ला पट्टा ये भी आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है। पहली जो चीज इसकी याद रखनी है वो है डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज, मतलब सो कॉल्ड नीचे के एरियाज, जिनके पास उतनी डेवलप्ड लोकेशंस नहीं मिलेंगी आपको, आराम से हट्स वगैरह में रह रहे हैं, तो वहां पे ये स्टोरी वगैरह सुनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं जम्मूकुला पट्टा, जम्मूकुला पट्टा रह जाएगा याद, जम्मूकुला पट्टा। थोलू बोमलट्टम तो हो गया ना याद, तो वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा आता है जम्मूकुला पट्टा,
पट्टा, तो ये भी डिक्रीज कर रही है। इसमें एक पट्टा कुडू होता है, वो सिंगर होता है जो गाना गा रहा है, साइड में आप पिक्चर देख लो, और इनके पास कोरस होते हैं, इसको ये बीट करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं इससे। नेक्स्ट आजू, तपेता गोलू। तपेता गोलू, अब साइड में देखो ये जो डांस कर रहे हैं, एंकल्स पे देखोगे बेल्स जैसी लगा रखी है छोटी छोटी, इनकी थाई पे देखोगे बेल्स लगा रखी है, और एक प्लेट सी अपने चेस्ट के पास में रखी हुई है। तो ये तीनों चीजें यूज होती हैं जब यहाँ पे स्टोरी सुनाई जाती है, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं तपेता गोलू। रेन गॉड और गंगा, गंगा अम्मा, मतलब इन दोनों को प्रे किया जाता है, बारिश के पानी को प्रे किया जाता है यहाँ पे। तो जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं, डांस भी करते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे खुद ही ये पपेट की फॉर्म में आगे आते हैं। तो ये भी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश, तपेता गोलू, गुल्लू, तपेता गुल्लू। नेक्स्ट आ जो पुली विशालू। पुली विशालू अगर ध्यान से देखोगे तो किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, टाइगर्स बन रखे हैं लोग, तो उस यूनिफॉर्म भी वैसा बना दिया हुआ है, कलर यूज किया हुआ है और टाइगर की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं पुली विशालू। फ्लक्चुएट सा कर रहा है कैमरा। पुली विशालू, पुली विशालू टाइगर्स की फॉर्म में होते हैं यहाँ पे, और ये भी डांस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सारी पपेट्री की ही फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि आज के टाइम पे डिक्लाइन कर रही हैं। शुरू की जो आपने देखी ये स्पेसिफिक पपेट थी जो आप एक्चुअल में चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, ये सारी आर्ट फॉर्म्स में कंसीडर करी जाती हैं, जिसमें दोबारा से स्टोरीज ही सुनाई जा रही, क्योंकि ये तो पपेट नहीं होगा ना, एक्ट लाइक अ पपेट, पपेट एक्चुअल में नहीं होता। ये सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये भी डिक्लाइन कर रही हैं। जो आपने तपेता गोलू देखा और पुली विशालू, ये भी डिक्लाइन कर रही हैं, सब डिक्लाइन ही हो रहा है ओवरऑल आर्ट की फॉर्म में। ठीक है, थोलू बोमलट्टम। हाँ जी, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर आपको भी, आपको क्लियर सभी को, याद करने वाला ये ज्यादा था तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलो छोटा सा आर्टिकल है। अब एक स्कीम थी जल जीवन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपने याद रखना है। जब भी कोई स्कीम आती है तो उसके कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो आपके प्री में पूछे जाते हैं, बाकी ये मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जीएस पेपर 1 आता है, उसमें स्कीम्स एंड पॉलिसी वाला एक आर्टिकल है, वहां से ये रेलिवेंट पॉइंट है। तो हुआ क्या, जल जीवन स्कीम 2024 में खत्म होनी थी, मतलब सभी को पानी प्रोवाइड हो जाना था, पर हुआ नहीं। सरकारों ने और ज्यादा पैसे मांगे कि हमें और पैसे लगेंगे, और 1,000 रुपया 2,000 रुपया थोड़ी होता, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की बात चलती है। तो यहीं पे अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 100 टीम्स को भेजा है आगे उसे इंस्पेक्ट करने के लिए कि जो जल जीवन स्कीम चल रही थी कहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आई, क्यों जो पैसा एलोकेट हुआ था प्रॉपर तरीके से नहीं लगा। आपको पता है कहाँ लगा होगा, वो करप्शन में लग गया होगा गलती से। तो उस केस में अब इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजी गई है। तो देखो पहले मैंने क्या बोला, 2024 में ये खत्म होनी थी, अभी एक्सटेंड हो चुकी है 28 तक के लिए। तो आपके लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है। बाकी जो बॉडीज याद रखनी है वो करो। देख लो कितना पैसा, ये पैसा और डिमांड किया गया था, 2.7 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, 2.7 लाख करोड़ ये और डिमांड किया गया है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि इंस्पेक्ट किया जाए कि कहाँ पे ये पैसा यूज हुआ जो पहले भेजा हुआ था। तो जल जीवन स्कीम यहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी थी सारे रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में लगभग सभी को वाटर सप्लाई मिली होती है, पर गांव वाले क्षेत्रों में यहाँ पे कवर करना था बाय द एंड ऑफ 2024, जो कि अचीव नहीं हुआ। 77% टारगेट अचीव हुए हैं। देन सेंट्रल और गवर्नमेंट, अब देखो हर एक स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम्स चलाती रहती है, उन्हीं की सब स्कीम स्टेट में भी चला देते हैं कि हमारा एरिया तो हिली है, हमारा एरिया तो प्लेन है, यहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं, यहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो इनको भी इंटीग्रेट करना था, मर्ज करना था। उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आप रेन वाटर को भी स्टोर कर सके, जिसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी को वहां पे स्टोर करने का मेन पर्पस था। उसके अलावा घरों के अंदर कैसे आप वेस्ट वाटर को यूज कर रहे हैं, जैसे एक ग्रे वाटर होता है। ग्रे वाटर कौन सा होता है, ग्रे वाटर, ग्रे वाटर होता है जैसे नहाने के लिए आप यूज करके जो पानी निकल रहा है, दैट इज ग्रे वाटर। सीवेज के साथ आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो उस पानी को क्या आप रिसाइकल कर पा रहे हो या नहीं, ऑब्वियस आंसर है रूरल एरियाज में तो नहीं, वो खेतों वगैरह की साइड कर दिया जाता है, बाकी कोई मैटर नहीं करता। एसिडिटी इंक्रीज होती है सॉइल की उससे लास्ट स्टेजेस पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो भी इसका एक मिशन था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तभी आए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी तो आप पावर वाटर सप्लाई कर सकते हो सारे एरियाज के अंदर। तो ये सारे इसके पर्पस थे। बट खैर अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने
ऑर्डर जारी किया है कि 99 नोडल ऑफिसर्स को भेजा जाए और जितनी भी इसके अंडर स्कीम्स, फर्दर छोटी छोटी स्कीम्स 183 जिसका नंबर है, उनको चेक किया जाए। कितने डिस्ट्रिक्ट, 135 डिस्ट्रिक्ट्स, कितने स्टेट और यूटी, तो 29, इसमें स्टेट्स भी हैं यूटीज भी हैं, 29 टोटल। तो इनको इंस्पेक्ट किया जाए। तो किस डिपार्टमेंट ने भेजा है, डिपार्टमेंट का नाम इज इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने भेजा ये मिशन। सबसे ऊपर की जो स्टेट्स हैं जिनको इंस्पेक्ट करना शुरू किया जाएगा, सबसे पहले आती है मध्य प्रदेश, जहां पे 29 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करी जाएंगी। राजस्थान एंड उड़ीसा में 21 आएंगी, कर्नाटका में 19 आएंगी। सारे याद नहीं करने हैं, एक दो एग्जाम्पल याद रख लेने की, जैसे हाईलाइटेड स्टेट ये वाली थी, ऐसे याद रख लेना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा था 21। हाँ जी, बेथिंग वाटर, यस। अब देख लो कभी ये लॉन्च हुई थी, तो 2019 में लॉन्च हुई थी। कौन सी मिनिस्ट्री है, तो जल शक्ति है। ऑब्जेक्टिव क्या था, वाटर को कंजर्व भी करना था, सप्लाई भी करना था। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आ गई। ग्राउंड वाटर को जो कि आज के टाइम पे डिप्लीट कर रहा है, उसे भी दोबारा से रिचार्ज करना था। देन आती है कोर स्ट्रेटेजी, मतलब हर एक जब भी स्कीम आती है उसका कोई ना कोई थीम होता है। तो यहाँ पे था कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, बारिश को पकड़ो जहां पे भी हो जाए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, मतलब ऑल, मतलब ये बोलो 12 महीने का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे बारिश हो रही है। फोकस एरिया आपको पता लग गया आई थिंक, इंफ्रास्ट्रक्चर की रीइनोवेशन करनी थी, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे इसके पर्पसेस थे। तो जल जीवन स्कीम अप्रोच क्या थी, कम्युनिटी ड्रिवन वाटर मैनेजमेंट, मतलब जन आंदोलन, लोगों की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए थी जिस एरिया में ये स्कीम इंप्लीमेंट करी जा रही है। वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे आपको पता होता है कई बार नीचे की तरफ को पानी जा रहा है, एक जगह पे सूखा पड़ जाता है, दूसरी तरफ फ्लड जा रहे होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए था जहां पे फ्लड आ रहे हैं वहां पे वाटर स्टोर हो जाए। एंड देन टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, जहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज किया जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने देखा होगा, आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में भी रह रहे हो तब भी आप अपनी कंट्री के अंदर अपने कमरे को कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उन डिवाइसेस का भी यूज किया जाए, स्मार्ट वाटर मीटर्स का यूज किया जाए, कहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना था। दिस वॉज योर जल जीवन स्कीम। कल आप रिवाइज करके आओगे जो भी आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए, और मैं आपसे पूछूंगी, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।